हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू रॉयल आयुर्वेद एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने शल्य तंत्र के चैप्टर नंबर 3 जो कि है निर्जंतुकरण यानी स्टेरिलाइजेशन एंड एसेप्सिस। ये क्या होता है चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारे नोट्स हमारे कवर हैं। जो चीज़ इस चैप्टर से पूछी जाती है वही मैं आपको बताऊँगी, बाकी जो चीज़ें आपको पढ़नी है जस्ट रीड करनी है वो भी मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले देखते हैं स्टेरिलाइजेशन, द मेथड्स, टाइप्स, कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लोरेशन, फिजिकल एंड केमिकल मॉडलिटीज़ में आपको ये पूरा डिटेल में ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। सबसे पहले स्टेरिलाइजेशन की बात करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है आयुर्वेद में, निर्जंतुकरण। तो निर्जंतुकरण इज़ अ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन और एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स। ये वाली चीज़ तो एज इट इज़ याद कर लेना, मैं पहले हाईलाइट कर दूँ कभी मैं भूल जाऊँ, ठीक है। मुझे जब मैं पढ़ाती हूँ तो सिर्फ ये नहीं रहता कि मुझे वीडियो कंप्लीट करनी है, वीडियो बनानी है, नहीं, मुझे वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में रहती हैं कि क्या क्या बताना है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। मैं इस वीडियो के लास्ट में PYQ भी बताऊँगी, जैसे कि मैंने आपसे टेलीग्राम पर बोला था कि अब जो भी वीडियोस आएंगी उसमें PYQs को भी मैं लूँगी ताकि आपको पता तो चले कि क्वेश्चन आता कैसे है। तो चलिए सबसे पहले स्टेरिलाइजेशन देखते हैं कि क्या होता है। निर्जंतुकरण जो कि आयुर्वेद में कहा जाता है इज अ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन और एलिमिनेशन। डिस्ट्रक्शन यानी उन्हें ख़त्म कर देना, एलिमिनेट मतलब निकाल देना। ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइफ जैसे कि हाईली रेजिस्टेंट बैक्टीरियल स्पोर्स, फंजाई, वायरसेस एंड प्रायोन्स। ठीक है, कहाँ से निकालना है? इंस्ट्रूमेंट से, मटेरियल से, सरफेस से, यानी सरफेस जैसे कि OT वाला बेड होता है, जो मटेरियल्स हैं वहाँ पे, ठीक है, और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं वो सारी चीज़ें। इट स्टैंड्स फंडामेंटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम डिसइंफेक्शन। अब इससे ये और डिसइंफेक्शन में फ़र्क क्या है? तो डिसइंफेक्शन एलिमिनेट मोस्ट पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट, इसे मैं दोबारा कर देती हूँ, एक्सेप्ट बैक्टीरियल स्पोर्स। किसको नहीं कर पाता है प्यारे बच्चों? सिर्फ बैक्टीरियल स्पोर्स के अलावा ये सबको ख़त्म कर देता है। तो ये फ़र्क है किस में? डिसइंफेक्शन में और स्टेरिलाइजेशन में। समझ आया क्या फ़र्क था? कि जो डिसइंफेक्शन है वो स्पोर्स को ख़त्म नहीं करता है, बाकी सारी चीज़ों को कर देता है। अब आयुर्वेद का परिप्रेक्ष्य क्या है? आयुर्वेद में इन एंशिएंट आयुर्वेदिक सर्जरी स्टेरिलाइजेशन, वो ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखो ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आयुर्वेद में कौन से ऐसे पेड़ होते हैं, ठीक है, हर्बल ड्रग्स हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है निर्जंतुकरण के लिए या स्टेरिलाइजेशन के लिए। तो देखिएगा, स्टेरिलाइजेशन वाज अचीव थ्रू थर्मल मेथड्स। थर्मल मतलब हीट वाले, जिसमें अग्नि हो तो अग्निकर्म, जैसे बॉइलिंग इन मेडिसिनल डिकॉक्शंस, यानी क्वाथ में उन्हें उबालना। समझ आया? फाइटोकेमिकल फ्यूमिगेशंस, मैं थोड़ा सा चाय का एक सिप ले लूँ फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, फाइटोकेमिकल फ्यूमिगेशंस का, फ्यूम्स का मतलब क्या होता है? धुआं धुआं कर देना। तो हमारे यहाँ पर धुआं धुआं कर देने के लिए कौन सा कर्म है? धूपन कर्म है। तो धूपन कर्म यूजिंग एंटी माइक्रोबियल हर्ब्स लाइक, वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फॉर MCQ, गुगुलू, वचा, अगरू और नीम, एंड एक्सपोजर टू सोलर रेडिएशन जो कि सूर्य तापन। तो इन्हें याद कैसे कर सकते हो? बाकी आगे और भी सारे प्लांट्स आएंगे, लेकिन यहाँ पर इसकी जो ट्रिक मैं आपको बताती हूँ वो गांव है, ठीक है। गांव तो पता ही है, विलेज। अंग्रेज़ों, देखो जी से आता है गुगुलू, ए से आ जाए अगरू, एन से आ जाएगा नीम और वी से आ जाएगा वचा। याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ये श्लोक याद नहीं करना है। चलिए, वेरी 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 और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जैसे इससे ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इससे बनेगा या फिर इसका आयुर्वेद एक्सपेक्ट से, आयुर्वेद वाला मैंने बता दिया, तो क्वेश्चन इससे बनेगा और वो भी SAQ, LAQ इससे नहीं आएगा, ठीक है। MCQ भी इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या बन जाएगा? SAQ और MCQ। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो वो यहीं से आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इनका क्वेश्चन पूछा क्या जाता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि टाइप्स एंड मेथड्स बताओ, जो कि मैं आपको अपनी कॉपी दिखाकर बताऊँगी,
तो प्यारे बच्चों ये होता है, ये आप एक बार देख लीजिएगा, मैंने अपनी कॉपी से इसका फ़ोटो लिया है। मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन फिजिकल मेथड होता है जिसमें फर्दर 3 क्लासिफिकेशंस, एक थर्मल, एक रेडिएशन और एक फिल्ट्रेशन। थर्मल में भी फिर से 2, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन एंड मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, फिर केमिकल एंड द थर्ड इज गैशियस। समझ आ गया क्लासिफिकेशन हमें कैसे करना है, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, एक फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड्स और गैशियस मेथड। फिर फिजिकल में भी उसके 3 टाइप्स हैं, थर्मल, रेडिएशन और फिल्ट्रेशन। और थर्मल के भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन एंड मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। तो अब सबसे पहले फिजिकल में हम थर्मल की बात करें। अब आपको क्लासिफिकेशन तो समझ आ गया, ठीक है, मैं नोट्स में आपको वो प्रोवाइड करा दूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट अभी के लिए ले लीजिएगा ताकि आप उसे देख सको। ठीक है, थर्मल में जो कि फिजिकल वाला है थर्मल मेथड, इसमें 2 मैंने आपको बताए थे, एक ड्राई हीट, एक मॉइस्ट हीट, और तीसरा यहाँ पर आया है बॉइलिंग, और फोर्थ आता है टिंडलाइजेशन। तो चलिए सबसे पहले ड्राई हीट की बात करते हैं। तो ड्राई हीट का क्या मतलब है, हॉट एयर अवन। ठीक है, दिख रहा है ना, हॉट एयर अवन, जिसमें टेम्परेचर कितना होता है मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता दूँ। इसका टेम्परेचर होता है 160 डिग्री अगर आप 2 घंटे तक उसे गर्म कर रहे हो तो। अगर आपका टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस है बच्चों, तो आपको सिर्फ 1 आवर उसे रखना पड़ेगा अवन में। समझ आया, ये चीज़ याद करना एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट आंसर के लिए भी ये सारी चीज़ें आपको लिख के आनी ही पड़ेंगी। फिर मॉइस्ट हीट जो कि है ऑटोक्लेव, या फिर उसे कहा जाता है स्टीम अंडर प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर स्टीम डाली जाती है प्रेशर में। अब वो स्टीम का टेम्परेचर क्या होता है और उसका प्रेशर क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसका टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस होता है एट 15 साई। ठीक है, और कितने टाइम तक के लिए, 15 से 20 मिनट्स। इसका टाइम काफ़ी कम है, ठीक है, ड्राई वाले से तो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, जहाँ पर 1 घंटा वहाँ पर 15 से 20 मिनट में आपका काम हो जाएगा। अब बॉइलिंग का तो आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ जिसको बॉईल करना है उसे बॉईल कर लो और बस ख़त्म हो जाता है। फिर इसमें क्या है, टिंडलाइजेशन में आप उसे पहले हीट करते हो, इसका एचआर याद करोगे, हीट, फिर उसे रेस्ट दोगे, फिर हीट करोगे, फिर रेस्ट दोगे। तो इससे क्या होता है, देखो आपको पता है बॉइलिंग से स्पोर्स ख़त्म नहीं हो सकते, डिसइंफेक्शन से स्पोर्स ख़त्म नहीं हो सकते, तो क्या करेगा। अब मैं इसे आपको एग्जांपल से समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये कल्चर प्लेट है, कल्चर प्लेट का एग्जांपल लेके समझो। यहाँ पे बहुत सारे माइक्रोबियल लाइफ हैं। अब इसमें से मान लेते हैं ये उसका वेजिटेटिव फेज़ है। अब अगर ये वेजिटेटिव फेज़ है तो ये तो किल हो जाएगा टिंडलाइजेशन से, ठीक है, ये तो किल हो जाएगा, लेकिन जो स्पोर्स हैं वो रह जाएंगे। तो अब क्या होगा, फिर हम इसे, ये मर जाएंगे ग्रीन वाले सारे, तो फिर बचेंगे ये स्पोर्स। अब स्पोर्स बचेंगे तो अब जब हम इसे रेस्ट देंगे, उस रेस्ट टाइम पीरियड में ये ग्रो कर जाएंगे और वेजिटेटिव बन जाएंगे। फिर जब हम दोबारा इसे हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, तो दोबारा जब इसे हीट दी जाएगी, ठीक है, फिर से जो वेजिटेटिव सेल्स बने स्पोर से वो नष्ट हो जाएंगे। फिर इसे रेस्ट दिया जाएगा तो बाकी जो स्पोर्स बचे हैं तो वो फिर से बड़े होंगे, इस वेजिटेटिव फेज में आएंगे, फिर उन्हें वापस से हीट देकर ख़त्म कर दिया जाएगा। तो एचआर यानी हीट, फिर रेस्ट, फिर हीट, फिर रेस्ट, इस तरह का मेथड होता है टिंडलाइजेशन। समझ आ गया। अब इसका काम क्या होता है प्यारे बच्चों, ये भी आपसे एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कोगुलेशन ऑफ सेलुलर प्रोटीन करता है, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम करता है, एंड ऑक्सीडेटिव डैमेज टू माइक्रोबियल सेल वॉल। ये रट लेना, ठीक है। थर्मल मेथड्स में क्या होता है, कोगुलेशन ऑफ सेलुलर प्रोटीन और डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स होता है, बिकॉज एंजाइम्स आर द प्रोटीन, याद ऐसे कर सकते हो, एंड ऑक्सीडेटिव डैमेज टू माइक्रोबियल सेल वॉल। इतने याद करो इन तीनों पॉइंट्स को, और इतने में चाय पी लूँ। याद करो, ठीक है, याद करो। याद हो गया, कोगुलेशन और डीनेचुरेशन होता है और ऑक्सीडेटिव डैमेज करता है। फिर अब बात करते हैं कि यूज़ किस में किया जाता है,
ठीक है, कौन कौन सी चीज़ को हम इस मेथड से स्टरलाइज करते हैं? तो ग्लास, सर्जिकल ब्लेड्स, मेटल इंस्ट्रूमेंट्स, लिनन, सर्जिकल गाउन्स एंड कल्चर मीडिया। ठीक है, याद हो जाएगा, मतलब मोस्टली वो सारे हार्डवेयर्स हैं, ठीक है, जो हीट को टॉलरेट कर सकते हैं। क्या आप समझते हो? ग्लास टॉलरेट कर लेगा, ब्लेड्स, मेटल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब हीट को टॉलरेट कर सकते हैं, तो इसीलिए इनका एप्लीकेशन ये है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रेडिएशन की। रेडिएशन भी मैंने आपको बताया था कि फिज़िकल में थर्मल था, रेडिएशन था एंड फिल्ट्रेशन था। ठीक है, तो रेडिएशन की अब हम बात कर रहे हैं, जिसमें गामा रेडिएशन दिया जाता है। गामा रेडिएशन, और ये क्या लिखा है? ये लिखा है बेटा कोबाल्ट 60। ठीक है, तो कोबाल्ट 60 से जो गामा रेज निकलती हैं वो यूज़ की जाती हैं, क्यों? स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस में। अब ये करता क्या है मैं आपको बताऊंगी, उससे पहले आप ये और सुन लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम होता है, तीसरा इसका जो मेथड होता है रेडिएशन का, वो यूवी रेडिएशन होता है। समझते हो या नहीं समझते? मेरी बात सुनो, रेडिएशन 3 तरह से होता है, जैसे हमने थर्मल में 4 तरह से पढ़ा था कि ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, बॉइलिंग और टिंडलाइजेशन। ठीक है, बॉइलिंग और टिंडलाइजेशन आप एक ही समझ सकते हो। रेडिएशन में फिर से हमने 3 पढ़ा, गामा रेडिएशन का, इलेक्ट्रॉन बीम का और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का। अब ये जो 2 पार्ट है ना प्यारे बच्चों, ये क्या होता है? आयनाइजिंग रेडिएशन है। ये क्या है? आयनाइजिंग रेडिएशन है। और यूवी क्या है? नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है। समझ आ गया? इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये 3 जो मेथड्स हैं रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन के, ये काम क्या करते हैं? इसे आप बहुत ही अच्छे से मैं आपको बताती हूँ, कभी कंफ्यूज हो ही नहीं सकते कि करता क्या है। आपने वो पढ़ा नहीं है, म्यूटेशन कैसे होता है? मना किया जाता है ना कि ज़्यादा रेज, एक्स रेज और सीटी स्कैन, ये सारी जो रेज़ होती हैं, जो रेज़ निकलती हैं, इनसे बचो। क्यों? क्योंकि वो म्यूटेशन कर लेते हैं जीन में। तो यही यहाँ पर कहा गया है। तो ये क्या करता है? हमारे साथ साथ जो वो हमें हार्म पहुँचा सकता है, तो इनकी क्या औकात है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो इनका भी वो डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड करता है, आरएनए क्रॉसिंग को रोकता है एंड प्रिवेंशन ऑफ रेप्लिकेशन। समझते हो कि नहीं समझते? समझ आ गया? डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड यानी उसका बेस ही ख़त्म, डीएनए आरएनए ख़त्म तो वो भी ख़त्म, एंड प्रिवेंशन ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन ख़त्म तो कुछ होगा नहीं नया काम। समझ आए? याद करो, ये दोनों याद करो, मैं चाय पी लूँ, साथ साथ याद करा रही हूँ मैं आपको, ठीक है? याद कर लो फटाफट। समझ आ गया? अब इसे हम किसके लिए करते हैं? डिस्पोजेबल सिरिंज, सुचर्स, कैथेटर, ओटी एयर डिसइंफेक्शन एंड प्री पैक सिंगल यूज किट्स। अब एक चीज़ बहुत ख़ास है इसके लिए, उसे मैं नए पेन से ही हाईलाइट करूँगी। प्री पैक्ड सिंगल यूज़ किट्स। प्यारे बच्चों, ये आपके डिस्पोजेबल जो चीज़ आपको डिस्पोज करनी है, लाइक सिरिंज है जिन्हें आपको डिस्पोज करना है, कैथेटर्स हैं और प्रीपैक सिंगल यूज़ किट्स जो कि सिंगल यूज़ किट्स होती हैं। तो अब आपको, ताकि उनसे फर्दर इन्फेक्शन ना हो, फर्दर कोई बीमार ना हो, तो ज़रूरी है ना कि उन्हें भी स्टेरिलाइज़ किया जाए। हाँ क्या ना? अरे बोलो हाँ या ना बोलो। तो ज़रूरी है। अब इसके लिए क्या करना है? उसे पैक कर दिया जाता है। अब रेडिएशन तो क्या है, आर पार हो जाता है। अब अगर आप इसमें रखोगे थर्मल हीट में, तो इसमें आर पार होने के चांसेस कम हैं। इसमें बिल्कुल रेडिएशन आर पार हो जाती है। तो ये किसके लिए यूज़ होता है? जो डिस्पोजेबल है। तो जैसे सिरिंज हो जाएगा, सुचर्स हो जाएगा, कैथेटर्स हो जाएगा, ओटीआर डिसइंफेक्शन हो जाएगा एंड प्री पैक सिंगल यूज़ किट्स। समझते हो कि नहीं समझते? समझ आ गया होगा, ठीक है? आप मेरा अगर सामने होते तो मैं आगे नहीं बढ़ती कि जब तक आप ये नहीं बोल देते कि हाँ मुझे समझ आ गया। अभी मैं कुछ कर नहीं सकती, ठीक है? तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं केमिकल स्टेरिलाइजेशन की। केमिकल में आता है इथाइलिन ऑक्साइड गैस, ग्लूटाल्डिहाइड 2%। इंपॉर्टेंट है याद करना, कितना परसेंट है ये पूछा गया है एमसीक्यू में, पीवाईक्यू में, ठीक है? तो इसे याद कर लेंगे, कितना परसेंट है? 2%। हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस प्लाज्मा एंड पर एसिटिक एसिड, 4 चीज़ें इसमें हैं।
इथाइलिन ऑक्साइड, ग्लूटरल्डिहाइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड गैस प्लाज्मा एंड पैरासिटिक एसिड। ठीक है, याद कर लो इन चारों को। अब मेरी चाय खत्म हो गई है, अब आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इथाइलिन ऑक्साइड हो गया है, ग्लूटरल्डिहाइड हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, पैरासिटिक हो गया। अब इसमें ये करता क्या है, देखो एल्काइलेशन करेगा। आपको पता है केमिकल है तो केमिकल रिएक्शन करेगा, इतना याद कर लो। जिस तरह से मैं याद करती हूँ, मैं यही कोशिश करती हूँ कि आपको भी वही तरीका बताऊँ। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा, यानी एल्काइलेशन ऑफ प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड करेगा, ETO यानी इथाइलिन ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन करेगा, केमिकल रिएक्शन एंड डिसरप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, यानी वो काम जो एक केमिकल करता है वो ये काम करते हैं। आ गया समझ में? तो 3 काम इन्होंने कर लिया, एल्काइलेशन कर लिया, ऑक्सीडेशन कर लिया एंड डिसरप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। ठीक है, अभी यूज़ किस में होता है, केमिकल वाला हम उसमें यूज़ करते हैं प्यारे बच्चों जो हीट सेंसिटिव है। अच्छा, मैं आपको लिख देती हूँ कि क्या क्या MCQ आ चुका। आप सुनते नहीं हो, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो पढ़ने पे। ठीक है, इससे MCQ आ चुका। ठीक है, इससे MCQ आ चुका है कि ये किस में यूज़ होता है। ठीक है, और किससे MCQ आ चुका, इससे भी MCQ बहुत आता है। ठीक है, इसे याद कर लेंगे। समझ आया? पता है क्या पूछा था इस MCQ में कि बताओ ग्लूटरल्डिहाइड कितना % होता है, 2, 4, 6, 8, बताओ कितना होता है, तो 2% होता है। ग्लूट्रल प्लस एल्डिहाइड तो 2 वर्ड से मिलकर बनना है, तो इसलिए 2% याद हो जाएगा। और क्या यूज़ होता है, सबसे पहले हीट सेंसिटिव में, केमिकल मेथड हीट सेंसिटिव में यूज़ होता है, फाइबर ऑप्टिक इक्विपमेंट्स में, प्लास्टिक्स में एंड डेलिकेट माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। याद हो गया होगा ना बच्चों। अब हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन की। ये चीज़ मैंने आपको डिटेल में नहीं बताई है, मैं बताऊंगी, सब्र रखो, रुको ज़रा, सब्र करो। फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर्स होते हैं जो कि 0.22 माइक्रोमीटर के होते हैं। ठीक है, लेकिन बुक में जो दे रखा है, मैं आपको बुक की भी बातें बताती रहा करूँगी, क्योंकि एग्जामिनर तो कहेगा मैं तो बुक का ही देखूँगा। तो भाई बुक में ये दे रखा है और मेरे नोट्स में ये है, क्योंकि मोर एक्यूरेट ये होता है। ठीक है, हीपा फिल्टर्स क्या होता है आगे बताऊंगी, लेकिन यहाँ भी मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर। ठीक है, एयर। अभी नाम से पता चल रहा है एक फिल्टर है, तो सीविंग वाला काम करेगा, एक्सक्लूजन ऑफ पर्टिकुलेट मैटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन साइज। अब साइज के हिसाब से वो छानेगा किसको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। अब ये किसके लिए यूज़ होता है प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे MCQ मुझे याद नहीं है कि आया है या नहीं आया, लेकिन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, पता चले मेरे पेपर में आ जाए, तो मैं करके आऊँगी, है ना, हम होंगे कामयाब। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे MCQ के चांसेस बहुत ज़्यादा है, 100%। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़रूर बनेगा यहाँ से, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन बनेगा ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फिल्ट्रेशन किस किस के लिए यूज़ होता है। थर्मो लेवल, इंट्रावेनस, जो कि लिक्विड्स हैं, बायोलॉजिकल लिक्विड्स हैं, लेमिनार एयर फ्लो। देखो जो मेम्ब्रेन फिल्टर्स हैं वो तो आप फ्लूइड्स के लिए यूज़ कर सकते हो, जो हीपा है जो भी है एयर के लिए है, तो इसमें लैमिनार एयर फ्लो सिस्टम इन OT। समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ डिटेल में केमिकल स्टेरिलाइजेशन। देखो मैंने पूरा आपको लिखा है, लेकिन ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें दिक्कत कुछ नहीं है। नोट्स में तो मैं आपको दूंगी ही। केमिकल स्टेरिलाइजेशन की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आएगा केमिकल स्टेरिलाइजेशन इज मेनली यूज फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट कांट टॉलरेट, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते क्या, हाई टेम्परेचर। बताया था ना मैंने कि ये नहीं बर्दाश्त कर सकते हाई टेम्परेचर, जब भी तो इन्हें केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं ETO की, इससे MCQ बनता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ETO से बनेगा या फिर ग्लूटरल्डिहाइड से, इन दो से क्वेश्चन ज़रूर बनता है।
ETO क्या होता है? इज़ अ गैस दैट कैन पेनिट्रेट पैकेजिंग एंड कॉम्प्लेक्स मेडिकल डिवाइसेस। क्यों? क्योंकि ये क्या है? गैस है। इट कॉज एल्काइलेशन, जो कि मैंने बताया था, ऑफ ठीक है, हो गया। अब ये क्या है? हीट सेंसिटिव के लिए यूज़ होता है, प्लास्टिक आइटम्स के लिए, कैथेटर्स के लिए, फाइबर ऑप्टिक इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें हमने बता दी थी। ETO इज़ वेरी इफेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ये जो डिसएडवांटेज है ना प्यारे बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो सिर्फ ये वाली क्लासिफिकेशन मुझसे सुन लो, मॉडर्न साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन मेथड्स, इसी से क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, क्योंकि इसी से आया है अब तक। तो इसे बस ध्यान से, इसलिए मैं इसे इतना डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन आएगा इसी से। तो इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि इट इज़ वेरी इफेक्टिव बट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। क्यों? क्योंकि इट इज़ टॉक्सिक एंड हैजार्डस। आफ्टर स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर एरिएशन इज नेसेसरी टू रिमूव रेजिडुअल गैसेस। इससे भी MCQ 100% बनेगा, 100%। ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन बनेगा ज़रूर। अब हम बात करते हैं ग्लूट्रल्डिहाइड की, जो कि मैंने आपको बता दिया 2% इसका जो है ये बहुत ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इससे भी MCQ आ चुका है PYQ में। ठीक है, ग्लूट्रल्डिहाइड इज़ अ केमिकल डिसइंफेक्टेंट। ये चीज़ याद करनी है कि ये स्टेरिलाइजेशन नहीं है, डिसइंफेक्टेंट है। दैट अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन दैट कैन अचीव हाई लेवल डिसइंफेक्शन। देखो, एंड मे बी यूज फॉर सर्टेन हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स। वो तो हमें पता है, केमिकल तो हीट सेंसिटिव के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये चीज़ मैं बार बार नहीं लिखूंगी। लेकिन जो चीज़ देखो, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ मैं बता देती हूँ। एक तो हमने पढ़ लिया स्टेरिलाइजेशन, और एक होता है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन वो होता है जो स्पोर्स को नष्ट नहीं करता, बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करता है। तो डिसइंफेक्शन में भी इन्होंने 3 क्लासिफिकेशन कर दी है, एक हाई लेवल, एक मॉडरेट और एक लो लेवल। तो ये कौन सा डिसइंफेक्शन है? हाई लेवल डिसइंफेक्शन है। याद रहेगा, ग्लूट्रल्डिहाइड इज द हाई लेवल डिसइंफेक्शन है। किस में यूज होता है? एंडोस्कोप्स, रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स, अदर सेंसिटिव इक्विपमेंट्स। ठीक है, ये लिखा, समझ आ जाएगा। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करते हैं, तो लो टेम्परेचर प्लाज्मा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ, तो इसका एडवांटेज ये है कि ये लो टेम्परेचर का प्रोसेस है और कोई भी रेजिडुअल गैस इसमें नहीं होती है, जैसे कि ETO में होती है। पर एसिटिक एसिड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है, बात बताने की ज़रूरत है नहीं। फिल्ट्रेशन की बात करते हैं तो फिजिकली रिमूव करता है। मेम्ब्रेन 0.22 माइक्रोमीटर की होती है। ठीक है, ठीक है, किसके लिए यूज़ होता है मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब HEPA की बात करते हैं, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि इससे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। HEPA क्या होता है? सबसे पहले तो इसका यही आपसे पूछ लेगा कि है क्या। हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। ठीक है, HEPA रिमूव्स वेरी स्मॉल एयरबोर्न पार्टिकल्स इंक्लूड मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम एयर, क्योंकि ये एयर के लिए है। इंटरसेप्शन, इम्पैक्शन, डिफ्यूजन से होता है। यूज्ड इन, ये सारा आपका कंपैरेटिव हो गया। देखो मैं आपको बताती हूँ, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बताई नहीं है, लेकिन सुन लो। जो ऑपरेशन थिएटर होता है ना, मैं कभी ऑपरेशन थिएटर में गई नहीं हूँ बच्चों, और मैं जाना भी नहीं चाहती कि ऐसी नौबत आए। ठीक है, हम सब स्वस्थ रहे, खुश रहे। डॉक्टर के पास जाने का मन किसका होता है? मान लो कि ये OT है। क्या है ये? OT है। ठीक है, यहाँ पे मरीज़ लेटा है, यहाँ पे सारे सर्जन खड़े हैं, यहाँ पे सामान रखा है, वॉश बेसिन है। ठीक है, सब कुछ है। अब यहाँ पे खिड़की भी होती है ना। अब मान लो कि ये खिड़की है, इट्स अ विंडो, इट्स अ विंडो। पता है क्या होता है? अब आप मान लो इट्स विंडो एंड इट्स डोर। ठीक है, ये डोर है, ये विंडो है। अब आप मुझे बताओ, विंडो अगर खुली है, या डोर से समझो, डोर अगर किसी ने खोला, कोई आदमी है, इसने डोर खोला और ये अंदर आ गया, तो क्या वो एक इसका चांस नहीं है कि यहाँ से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट्स हैं वो अंदर जाएं हवा के साथ? हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर पता है क्या होता है? हाई प्रेशर होता है, यानी पॉजिटिव प्रेशर होता है। पॉजिटिव प्रेशर होता है। पॉजिटिव प्रेशर का समझते हो कि यहाँ से
जब कोई आदमी यहाँ अंदर आएगा भी तो एयर यहाँ से बाहर ही जाएगी, एयर बाहर ही जाएगी, अंदर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर है। तो ये क्या करता है कि ये स्टेरिलाइजेशन में हेल्प करता है कि कोई भी आदमी अंदर आए, गेट खुले तो एयर का प्रेशर इतना हो कि वो बाहर जाए और बाहर की एयर अंदर ना आए। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा आपको। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा पूरा क्लासिफिकेशन हो गया है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नॉलेज अबाउट व्रणितागार। इसमें क्या होता है, व्रणितागार क्या होता है कि हाइजीनिक, स्पेशली कंस्ट्रक्टेड, वेल वेंटिलेटेड। देखो आयुर्वेद में हर जगह हवा और रोशनी को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। ठीक है, किसके लिए होती है, सर्जिकल पेशेंट्स के लिए होती है, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड्स और सर्जिकल वार्ड्स से हम इसे रिलेट कर सकते हैं। इसकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए, क्लीन, क्वाइट, ऑस्पिशियस, प्लेजेंट। ठीक है ठीक है ठीक है। वेंटिलेशन एंड सनलाइट होनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया। स्ट्रक्चरल ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो स्ट्रक्चर उसका ऐसा होना चाहिए प्यारे बच्चों कि ना वहाँ पे ज़्यादा ठंड हो ना वहाँ पे ज़्यादा गर्मी हो। आप ऐसा क्यों कह रही हो, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो जो व्रण है जो ऑपरेशन थिएटर में है उससे क्या हो सकता है, पाक हो सकता है गर्मी की वजह से। और अगर वहाँ ज़्यादा ठंडी होगी तो उसके व्रण में क्लेद उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए कैसा होना चाहिए, वहाँ का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल मॉडरेट होना चाहिए। प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन होना चाहिए। ठीक है, फ्यूमिगेशंस का लिए मैंने आपको बताया था गाँव की ट्रिक से। बाकी और यह है कि घी के साथ मिलाकर इन्हें जलाया जाता है, तो इसलिए घी ज़रूरी है। मैकेनिज्म क्या कि स्मोक, ठीक है, धूम से ये सारे मर जाते हैं। एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, इंसेक्ट रिपेलेंट्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है कि क्यों किया जाता है। ठीक है, फिर असेप्टिक टेक्निक्स, स्टेरिलाइजेशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स। देखो क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल क्या होता है, ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए है। क्रिटिकल एंटर स्टेराइल टिश्यू और वस्कुलर सिस्टम, वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे स्किन के अंदर या फिर टिश्यू के अंदर या वस्कुलर सिस्टम के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके लिए हाई रिस्क होता है। ठीक है, तो उनका स्टेरिलाइजेशन किस तरह से किया जाता है, ऑटोक्लेविंग, ईटीओ और गामा रेज से, जैसे सर्जिकल स्काल्पल्स, नीडल होल्डर्स, बोन इम्प्लांट्स, वैस्कुलर कैथेटर। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बताती हूँ। सबसे पहले सोचो ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, तो किसकी ज़रूरत है, स्कैल्पेल की, कैथेटर की ज़रूरत पड़ती है और इम्प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है। इतना याद करना है, नीडल की ज़रूरत पड़ती है बस। सेमी क्रिटिकल वो है जो टचेस म्यूकस मेम्ब्रेन और नॉन इंटैक्ट स्किन, यानी इसमें इंटरमीडिएट रिस्क होता है। इसमें इसके लिए यूज़ किया जाता है हाई लेवल डिसइंफेक्शन। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे हाई लेवल डिसइंफेक्शन का एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया था। ठीक है, याद है, मैं लिख देती हूँ कमेंट ब्लू। अब इसे किस किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में आते हैं, एंडोस्कोप जो कि हमारे जीआईटी में जाते हैं, एंडोट्रैकियल ट्यूब जो कि सांस की नली में, लैरिंजोस्कोप जो कि लैरिंग्स को देखते हैं। बस इतना याद कर लो। ठीक है, नॉन क्रिटिकल जो कि सिर्फ स्किन को टच करते हैं, जैसे लो या इंटरमीडिएट डिसइंफेक्शन, जैसे कि अल्कोहल होता है, जैसे हमारे फिनॉल्स होते हैं। ठीक है, स्टेथोस्कोप है, बीपी कफ्स हैं, ऑपरेशन थिएटर टेबल्स हैं, फर्नीचर्स हैं, फ्लोर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, लो या इंटरमीडिएट डिसइंफेक्शन। ऑपरेशन थिएटर, स्टेरिलाइजेशन एंड मेंटेन, ये एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। ऑपरेशन थिएटर इज़ अ नर्व सेंटर, इट इज़ अ क्वालिटी। ठीक ठीक ठीक, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसमें जोन बने होते हैं, जो ऑपरेशन थिएटर है ना उसमें क्या होता है, जोन्स होते हैं। तो ओटी इज इन प्रोटेक्टिव जोन। प्रोटेक्टिव जोन क्या होता है, चेंजिंग रूम या ऑफिसेज। प्रोटेक्टिव जोन क्या है, चेंजिंग रूम। ये आपसे पूछेगा कि चेंजिंग रूम कौन से जोन में आता है, तो प्रोटेक्टिव जोन में। क्लीन जोन, स्टेरिलाइजेशन रूम, स्क्रब रूम या रिकवरी वाला। एसेप्टिक कौन सा होता है, जहाँ पे ऑपरेशन रूम प्रॉपर जो है स्टेराइल जोन है। पॉजिटिव प्रेशर, लैमिनार एयर फ्लो एंश्योर, ये वाली चीज़ मैंने आपको बताई थी कि पॉजिटिव प्रेशर होता है जिसकी वजह से एयर अंदर नहीं आ पाती, अंदर की एयर ही बाहर जाती है। एयर हैंडलिंग यूनिट होती है, हीपा होता है 99.97। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 20 से 25 साइकिल होते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फ्यूमिगेशंस करते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से। ठीक है हो जाएगा। सरफेस क्लीनिंग करते हैं फिनॉल से, क्वाइटनरी एमोनियम हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं ये वाली चीज़, इससे भी एमसीक्यू के लिए ही अभी सारी चीज़ें एमसीक्यू वाली हैं। जो शॉर्ट वाली थी वो मैंने आपको बता दिया था। क्लासिफिकेशन, अगर किसी को पेपर हार्ड बनाना है तो ये सारी चीज़ें शॉर्ट में पूछेगा, वरना कोई इसका चांस बनता नहीं है। चलिए, अब सर्जिकल हैंड स्क्रबिंग टेक्निक। अब अगर किसी को सर्जरी वार्ड में जाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ज्वेलरी रिमूव करो, रिंग्स, वॉचेस, बैजेस, सारी चीज़ें रिमूव कर दो। छोटे होने चाहिए आपके नेल्स एंड नेचुरल होना चाहिए, नो आर्टिफिशियल नेल पॉलिश, वाटर फ्लुएंट सोप, ये चीज़ें याद रखनी है। इससे क्या बनेगा? एमसीक्यू बनेगा। देखो, वाटर फ्लो वेट हैंड्स, हाथ गीला करो कोहनी तक, 5 सेंटीमीटर अबव द एल्बोज अभी 5 सेंटीमीटर ऊपर तक, यूजिंग रेगुलेटेड फुट और नी ऑपरेटेड टैप्स, अप्लाई एंटी माइक्रोबियल सोप जो कि क्या होता है 4% क्लोरोहेक्सिडीन ग्लूकोनेट, या फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल होता है पोविडोन ही होता है ना, सही प्रोनाउंस मैं एक बार सर्च कर लेती हूँ। पोविडोन ही होता है, ठीक है। पोविडोन हैंड वॉश होता है कि नहीं होता? पोविडोन हैंड वॉश देखते हैं, ठीक है। पोविडोन हैंड वॉश, पोविडोन ही है, ठीक है। सर्जिकल देखो, दिख गया कि नहीं बच्चों? पोविडोन आयोडीन सर्जिकल हैंड स्क्रब, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, पोविडोन आयोडीन था, ठीक है। पूरा नाम मैं लिख देती हूँ, ठीक है। तो दो तरह से आपका क्वेश्चन एमसीक्यू से बन सकता है कि सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं? एंटी माइक्रोबियल सोप यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरोहेक्सिडीन ग्लूकोनेट या फिर पोविडोन आयोडीन वाला। फिर अब कितने से कितने मिनट तक रब करना है? 3 से 5 मिनट तक आपको हाथ धोने हैं। सबसे पहले पाम फ्रिक्शन, ठीक है। ये हाथ धोने के तरीके मैं क्या बताऊँ? पढ़ लेना, धो लेना और टाल से साफ कर लेना, हो जाएगा। ये सब आप एक बार पढ़ लेना। अब इसमें मैं क्या बता दूँ, है ना? बस, तो ये आपके डिटेल में है, ठीक है। आप इसे चाहो पढ़ लेना, ये सारे नोट्स डिटेल में हैं। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। ये जो पूरा चैप्टर है स्टेरिलाइजेशन, इससे क्वेश्चन आता है, SAQ आता है। बाकी अब मैं आपको दिखा देती हूँ इससे PYQ कैसे आते हैं। देखो, अब हम इसके PYQs देख लेते हैं कि किस किस तरह से क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? अरे एक मिनट, मैंने देखा था मैंने, मरमा खा तुम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक्सप्लेन स्टेरिलाइजेशन। एक्सप्लेन कर दोगे कि जो माइक्रोब्स को, प्रायोन्स को, फंगी को, सब को ख़त्म कर देता है वो स्टेरिलाइजेशन है। साथ में ये बता सकते हो कि डिसइंफेक्शन से कैसे अलग है। टाइप्स क्या बताओगे? देखो, सबसे पहले लिखोगे टाइप्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइप्स, फिजिकल, केमिकल एंड गैसियस होते हैं। फिजिकल में भी फिर से 3 होते हैं, थर्मल वाले, रेडिएशन वाले और फिल्ट्रेशन वाले। थर्मल में भी फिर से 2 होते हैं, कौन से? ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। हो जाएगा। तो ये था आपका PYQ, और इससे मैं देखती हूँ कि MCQ क्या आया है। MCQ शायद इससे नहीं आया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 ही है, डिस्क्राइब मेथड्स एंड टाइप ऑफ स्टेरिलाइजेशन। मैंने आपको बताया था शॉर्ट में आया है, शॉर्ट में ही आएगा क्योंकि ये इतना बड़ा, इतना ऐसा नहीं है कि इसे लॉन्ग में डाल दिया जाए। तो क्या क्वेश्चन आया है? मेथड्स एंड टाइप्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन, ये क्वेश्चन इससे आए हैं। तो आप इसलिए इस चैप्टर में मैंने इसी पे जोर दिया है कि इसके मेथड्स एंड टाइप्स क्या हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।